A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस अभी थोड़ा तबीयत से खराब चल रही थी तो उस वजह से थोड़ा वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक केमिस्ट्री, जो हम एक्सेल जो आपका लाइफ साइंस वाला जो गेट का है उसके लिए जो हमने सीरीज चलाई हुई है, आज उसके हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। सो गाइस इसमें हमने फर्स्ट यूनिट चला रखी थी। इसमें जैसे कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमारे पास वीडियो पहले से अपलोडेड है। सॉलिड स्टेट हमने किया हुआ है और फर्स्ट यूनिट में हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी कर लिया था, डुअल नेचर कर लिया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक थ्योरी कर लिया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी कर लिया था। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, और हमने बोहर मॉडल भी यहाँ पे कर लिया था, आज हम बोहर मॉडल का ही कुछ पार्ट कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम सीधा क्वांटम थ्योरी पे आएंगे और क्वांटम थ्योरी से हम सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे जो आपके सिलेबस में। सो लेट अस स्टार्ट। सो जो हमने पिछली बार बोहर थ्योरी पढ़ी थी, बोहर एटॉमिक थ्योरी, तो आपने बोहर की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। क्या बताया था बोहर जी ने कहा था, नील्स बोहर ने, कि जो कि सेंटर में एक सबसे एक छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा वॉल्यूम होता है, जिसमें क्या होता है आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज, मीन्स उसके सारे न्यूट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन्स उसमें, वो सॉरी प्रोटॉन्स उसमें होते हैं, और उसके चारों ओर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ फिक्स सेल में घूमते रहते हैं, जिनकी आपकी एनर्जी फिक्स होती है। मीन्स हमने वहाँ पे एनर्जी को क्वांटाइज बताया था, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बताए थे। और हमने कहा था जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, हमने ये देखा था कि जो एनर्जी लेवल है उनके बीच का जो गैप है वो आपका क्या होता है, घटता जाता है। एनर्जी लेवल का गैप क्या होता है, घटता जाता है। इस टाइप से ये भी हमने देखा था। और हमने ये देखा था पहली सेल को उन्होंने k=1 कहा था, दूसरी सेल को पहली सेल को अगर मैं n=1 को देखूँ तो k सेल कहेंगे, दूसरी को m कहेंगे, फिर आपका L सेल कहेंगे, फिर m सेल कहेंगे, फिर उससे आगे आपका n सेल होगा। तो इस टाइप से आपने यहाँ तक देखा था। सो लगभग ये पूरा आपका कंप्लीट हो चुका था। इस केस में अब अगर मैं कुछ देखना चाहता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इस न्यूक्लियस की बात करोगे और इलेक्ट्रॉन, लेट से मैं यहाँ पे ले रहा हूं, मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये आपका न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव और न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इस पे प्लस ई चार्ज होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका प्रोटॉन्स है, और इस पे माइनस ई चार्ज होता है। अब क्योंकि यहाँ पे जेड प्रोटॉन होते हैं, एक एटम के अंदर जेड प्रोटॉन होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ इस पे जेड ई प्लस चार्ज है। जेड क्यों होते हैं, हमें पता है कि क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर। जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जेड प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन, जेड प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई होता है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा न्यूक्लियस पे, प्लस जेड ई हो जाएगा। और यहाँ पे चार्ज क्या है, माइनस ई है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और दूसरा आपको ये पता है, अगर कोई चीज इस सर्कुलर मोशन कर रही है एक पॉइंट के अराउंड, तो उस पर एक फोर्स लगता है अंदर की साइड, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मीन्स जो ये फोर्स होगा वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो आपका कूलम्ब फोर्स है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लेता हूं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो ध्यान से समझना, देखो ये अगर ये दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है ना, और इस पे चार्ज q1 है, लेट्स से यहाँ पे इस पे चार्ज q1 है और इस पे चार्ज q2 है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इसमें जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन
आर स्क्वायर, ये फोर्स लगता है। अगर दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं और जिनके बीच में सेपरेशन आर है, तो वहां पे जो फोर्स लगता है, इन दोनों पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया? जहां पे आपका जो Q1 Q2 होते हैं, ये आपका फर्स्ट पार्टिकल पे जो चार्ज है, ये आपका सेकंड पार्टिकल पे जो चार्ज है, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये होता है, ये कूलम्ब्स लॉ से ये होता है। समझ में आया? जहां पे आपका ये सब कांस्टेंट है, ये परमिटिविटी है, उसकी वैल्यू आपको पता होगी, और ये आपके चार्जेस है, ये डिस्टेंस है। समझ में आया यहाँ तक? ओके। दूसरा चीज, अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के चारों ओर घूम रहा है, उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये तो आपका होगा कोलम्बिक फोर्स मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इक्वल टू होता है mv² अपॉन आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² अपॉन आर होता है, mv² अपॉन आर, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके। अब अगर मैं क्या करूं, इन दोनों फोर्स को यहां पे उठा के रख दूं, मीन्स जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब ध्यान से देखना, यहां पे देखो क्या है, Q1 कितना है? ZE है, ओके मैं कह देता हूं ZE, और Q2 कितना है? E है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो मैं कहता हूं E। तो ZE इंटू E क्या हो जाएगा? ZE² हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। ये होगा यहां तक, समझ आ रहा है? इसे कहता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? दूसरा, आपको एक इक्वेशन आपको पता है कि जो सेल में एंगुलर मोमेंटम होता है NH अपॉन 2 पाई, वो इक्वल टू होता है mvr। हमने पिछली क्लास में देखा था, जहां पे r क्या है? रेडियस है, v क्या है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h इज प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है। ये n है, सेल नंबर है, और ये आपका पाई और 2। ठीक है ना? इसे कहता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन से r की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। आज मैं क्या क्या करूंगा, मैं इस इलेक्ट्रॉन की यहां से डिस्टेंस मींस जो सेल्स होगी उनकी रेडियस कैलकुलेट करूंगा। मैं एक तो रेडियस कैलकुलेट करूंगा, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, तीसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, और मैं उसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा। तो आज मैं बोहर मॉडल से ये सब कैलकुलेट करने वाला हूं, यानी कि बोहर रेडियस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब मैं कैलकुलेट करने वाला हूं। चलो, अब अगर मैं इन दो इक्वेशन से देखूं, मुझे आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो एम की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दूं, या मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन का मैं स्क्वायर कर देता हूं, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूं, सेकंड इक्वेशन का, और फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं। जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा आपका ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये अपॉन में आएगा तो ये आएगा NH, और ऊपर सॉरी n² H², और ऊपर आएगा 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि मैंने स्क्वायर किया और तब डिवाइड किया। यहाँ पे क्या आएगा mv² अपॉन आर इंटू अपॉन m² v² r²। ठीक है ना? ओके। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब यहाँ पे v² से v² कैंसिल हो जाएगा, m² के एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, और r² से r² कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? ये बचेगा ZE² 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई। सॉरी, मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे अभी और भी कुछ कटेगा और कुछ कैंसिल आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे 4 पाई से 4 से 4 गया, और पाई से एक पाई कट गया, तो ये बचेगा ZE² पाई अपॉन n² H² एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे बचेगा RN। ठीक है ना? ओके। ये जो हम पार्ट कर रहे हैं, ये पार्ट उन लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा जिसे जो आगे हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि जो हम क्वांटम पढ़ रहे हैं उस क्वांटम में भी ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं वहां पे कह दूंगा कि ये हमने वहां पे पढ़ लिया था, तो वे लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं जो क्वांटम क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि हाइड्रोजन एटम में भी आने वाला है, क्योंकि हम वहाँ हाइड्रोजन एटम कर रहे हैं। मुझे यहाँ से आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं आर को इधर ले जा रहा हूँ,
आर को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये यहाँ पे जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन, और ये नीचे आएगा जेड ई स्क्वायर पाई इंटू एन। ओके, तो अब देखो एच स्क्वायर इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट अपॉन ई स्क्वायर इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। बस यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर इज नॉट कांस्टेंट तो मैं एन स्क्वायर को अलग ले लेता हूँ, जेड इज नॉट कांस्टेंट तो जेड को भी अलग ले लेता हूँ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ गया रेडियस का, रेडियस का फॉर्मूला आ गया ये, मीन्स दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल्स, या आप फ्रॉम द सॉरी न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस से किसी भी इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हो न्यूक्लियस से किसी भी एक सेल का रेडियस है, न्यूक्लियस से सेल का रेडियस। आप फर्स्ट सेल का निकाल सकते हो, जैसे आप फर्स्ट बोर रेडियस कह दोगे, फर्स्ट बोर रेडियस, देन सेकंड का, थर्ड का, आप कोई सा भी सेल का रेडियस निकाल सकते हो। बस वहां पे आप एन का वैल्यू पुट करते रहोगे। और जेड है यहाँ पे क्या, एटॉमिक नंबर। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर अब मैं बात करूं फॉर हाइड्रोजन एटम तो जेड 1 रख देंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये पूरा आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख सकते हो। एच क्या होता है, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये होती है एच की वैल्यू। ओके, परमेबिलिटी इसकी वैल्यू आपको दी होती है। ई की वैल्यू आपको, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, मास आपको पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ओके, अब हमने इस पूरे को कैलकुलेट किया हुआ है, और इस पूरे को कैलकुलेट करके जो वैल्यू आती है वो आती है 0.5 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन जेड, 0.591 के आसपास आती है। तो क्या आ गया, अब ये आपकी आ गई रेडियस, यानी कि आप किसी भी सेल का अगर रेडियस आपको कैलकुलेट करना है तो बस आप इसमें एन की वैल्यू रखो, किस सेल का करना है और किस एटम के लिए, मीन्स आपको। और ये आपका बोर मॉडल था, वो आपको पता होना चाहिए। बोर मॉडल ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है, तो आप हाइड्रोजन एटम कह लो या हाइड्रोजन लाइक एटम कह लो। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब वो एटम जो हाइड्रोजन के जैसे है, मीन्स कह सकता हूँ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वहीं पे आपका He+, He में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन He+ बनाते तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम है। यहीं पे अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2+ कर दूं तो लिथियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम होगा। अगर मैं ऑक्सीजन पे 7+ कर दूं तो ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम होगा। यहीं पे मैं कुछ भी ले लूं, कुछ भी, लेट्स से मैं यूरेनियम ले रहा हूँ, यूरेनियम में 92 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मैं इसमें 91+ करूंगा ये भी क्या होगा, हाइड्रोजन लाइक एटम होगा। मीन्स दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, और यू कैन से ओनली फॉर वन पार्टिकल सिस्टम। ओके, सो अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे एटम होगा, उसी एटम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर रख दोगे और यहाँ पे एन वैल्यू रख दोगे, आप सेल निकाल सकते हो। जैसे मैं निकालता हूँ फर्स्ट बोहर रेडियस, फर्स्ट बोहर रेडियस मीन न्यूक्लियस से फर्स्ट सेल की डिस्टेंस निकालता हूँ। तो देखो आर इज इक्वल टू क्या होगा, 0.591 इंटू एन इज वॉट फर्स्ट, और हाइड्रोजन के लिए निकाल लो तो Z1 रखूंगा, मीन्स क्या आ गया आपका आर इज इक्वल टू 0.591 एंगस्ट्रॉम। ये जो आपका फॉर्मूला आएगा, जो यहाँ से वैल्यू आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, समझ में आया। तो फर्स्ट बोहर रेडियस इज नथिंग बट 0.591 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत, समझ में आया। ओके, अब इस फॉर्मूले को एक बार हम लिख लेते हैं। इस फॉर्मूले को हम इधर लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर पाई एम एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है ना। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हमारा रेडियस निकल गया है, ठीक है ना, सेल का रेडियस निकल गया है। अब निकालना है हमें क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, एन एच अपॉन 2 इज इक्वल टू mvr. This is nothing but angular momentum. If you will put the value of r from here to here, you will get the value of v. How? Just put over here, the values put over here, then you will get m. Okay, what is v? What is r? R is what? H square epsilon naught n square upon e square pi m into z. Got it? Okay, now find the value of v from here. So you will get v is equal to, इसे इधर ले जाओ, n h e square pi m z अपॉन, ये इधर आएगा 2 pi m
एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर। एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एम से एम कैंसिल, सो ये बचेगा v इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर जेड अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर। और आप कह सकते हो v इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, एन इज कॉन्स्टेंट, ई इज कॉन्स्टेंट अपॉन 2h इज कॉन्स्टेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज कॉन्स्टेंट। सो ये आ जाएगा फॉर्मूला z अपॉन एन स्क्वायर। So this is the formula for velocity. You also can find the velocity of the electron. You also can find the velocity of the electron. So just calculate the velocity of the electron. For what? For hydrogen. Hydrogen के लिए मुझे velocity निकालनी है और n is equal to 1 cell में, n is equal to 1 cell में, यानी कि मैं इलेक्ट्रॉन की velocity निकालना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे? v is equal to ओके n इज ओवर हियर ना, सो ये n कैंसिल हो जाएगा। तो e स्क्वायर, e का वैल्यू होता है 2.7 पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एच का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आ जाएगा z अपॉन n। जब आप यहाँ से इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा अराउंड 2.8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मीन्स दिस इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब हमें निकालना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी में पहले निकालना है हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ओके, हाफ एम, व्हाट इज वी? वी इज ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट जेड अपॉन एन। सो दिस इज ई, जस्ट ई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 4, दिस इज 4h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। Got it? So you will get what? M e to the power 4 upon 8. 2 for the 8 h square epsilon naught square into z square upon n square. So this is k. So the kinetic energy is equal to what is? So the value of this is nothing but 13.6 z square upon n square. So the kinetic energy for electron is 13.6 z square upon n square. Kinetic energy is what? 13.6 z square upon n square. Got it? Okay. Now calculate the potential energy of for the electron. अब इलेक्ट्रॉन के लिए हम potential energy निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना। If I have two particles, the charges for these are q1, q2. The charges for these are q1, q2, and the distance between these two particles is r. Then the potential energy for these two is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r. ओके, फोर्स में यहाँ पे क्या था? r स्क्वायर था, इसमें यहाँ पे क्या है? r है। ओके, सो जस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे प्रोटॉन है, इसके ऊपर जेड चार्ज है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर ई चार्ज है, ठीक है ना, ई चार्ज है यहाँ पे। तो मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इज व्हाट? जेड इनटू दिस इज माइनस जेड माइनस ई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है ना, पोटेंशियल में माइनस काउंट होगा तो ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ओके, सो v इज इक्वल टू -1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर की वैल्यू है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर अपॉन की वैल्यू पर आ जाएगी e टू द पावर 2 पाई एम जेड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। ओके, सो जस्ट calculate this. So you will get e to the power 4 into pi m upon 4 pi epsilon naught h square, and this is epsilon naught square, and this is z into z square upon n square. So these all are the constant. So this is nothing but this is not 13.6. So if
ओके, सो दिस इज बाय 4, लेकिन जो आपका काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे कितना था 8 था। तो अगर अब मैं क्या करूँ, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 8 हो जाएगा। और इसका वैल्यू अभी हमने देखा था पीछे जब हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया था, तो इसका वैल्यू होता है 13.6। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा -13.6 2z² upon n². So this is the double of potential energy. This is the double of kinetic energy, and with minus sign. So if you write the potential energy, then it will equal to -2 kinetic energy. Kinetic energy का double है with minus sign. Got it? So this is the potential energy. Potential energy is what? -13.6. So just multiply by 2 this. You will get 27.2 z² upon n². This is the potential energy. Got it? Now add potential energy and kinetic energy. You will get the total energy. Total energy. So what is total energy formula? Total energy is nothing but kinetic energy plus potential energy. What is kinetic energy from over here? That is 13.6 z² upon n². And what is the potential energy? Potential energy is this. So this will be, you will add this, then this will be subtract to 27.2 z² upon n². Then you will subtract it, you will get -13.6 z² upon n². This is E total. This is your E total. And what is your potential energy? Potential energy is -27.2 z² upon n². And what is your kinetic energy? Kinetic energy is 13.6 z² upon n². So as you can see, if you will find the relation between these three, then what is potential energy? Potential energy is nothing but -2 into kinetic energy, and potential energy with the relation with this is 2 into energy. So these are the formulas for potential energy, kinetic energy, radiation, all the parameters. Got it? Okay. So this was the Bohr atomic theory. Now what are the drawbacks of this theory? So now अब यहाँ पे 2 साइंटिस्ट आए थे. One is डी ब्रॉय, जिसे आप डी ब्रोगली भी कहते हो, डी ब्रॉय, और सेकंड वन इज हाइजेनबर्ग. और हम इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. डी ब्रोगली की जो थ्योरी थी आपकी ड्यूअल नेचर, डी ब्रोगली ने बताया था कि पार्टिकल जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ड्यूअल नेचर के होते हैं, वो वेव नेचर में भी होते हैं, वो पार्टिकल नेचर में भी होते हैं. हाइजेनबर्ग ने बताया था अगर आपके पास कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो आप उसकी वेलोसिटी और पोजीशन का साइमल्टेनियसली एक साथ, यानी कि उनका क्या नहीं कर सकते, डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते. यू कैन फाइंड द वेलोसिटी एज वेल एज द पोजीशन ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली, ठीक है ना. ये था, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं. आप पहले का वीडियो देख लीजिए, तो वहां पे डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग हमने देखा था. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या ड्रॉबैक्स थी बोहर एटॉमिक थ्योरी की. तो ड्रॉबैक्स बोहर एटॉमिक थ्योरी की ये थी कि बोहर एटॉमिक थ्योरी ने एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन किया था. ये कितना आया था 0.05 एंगस्ट्रॉम, जो मैंने पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था. वेलोसिटी कितना आया था 2.8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, इतना वेलोसिटी आया था. तो मीन्स आप देख रहे हो उन्होंने एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन दोनों निकाल दिया है. मीन्स यहाँ पे आके जो बोहर थ्योरी थी वो हम क्या कह सकते हैं, ये उसका ड्रॉबैक है, उसका फेलियर है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता. हाइजेनबर्ग ने बताया ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आपने ऐसा किया है तो ये थ्योरी आगे और कारगर नहीं होगी. दूसरी चीज, डी ब्रोगली ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव नेचर भी होता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं वेव नेचर लूँ तो वो एटॉमिक बोहर थ्योरी ने उसे एक्सप्लेन ही नहीं किया है, उन्होंने बस ओनली पार्टिकल नेचर माना है. तो यहाँ पे आके अब बोहर थ्योरी कंप्लीटली फेल हो गई थी. फिर हम इससे बाद में आपका किस पे आते हैं, क्वांटम थ्योरी पे आते हैं. और क्वांटम थ्योरी आपका काफी सक्सेसफुल थ्योरी रहा है और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी रहा है. इसी थ्योरी को हम पढ़ेंगे, फिर इसी थ्योरी से हम सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलेंगे. ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में. आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा. थोड़ा फॉर्मूलाज था, लेकिन
आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।